पिछले साल सर जब रिजल्ट आने वाला था ना 1 अप्रैल को, तो मैंने अपने पूरे घर में सबको बता दिया, मम्मी आज रिजल्ट आ रहा है और बस आज हलवा बना दो सुबह सुबह। सूजी का हलवा मेरा फेवरेट है, अरे मम्मी हलवा बनना चाहिए आज, सूजी का हलवा। सुबह हमने मम्मी से बनवा लिया, पापा भी बहुत खुश थे उस दिन। रिजल्ट आ गया 10 बजे तक और आपको पता ही रिजल्ट में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो अब मेरा तो मूड खराब हो ही गया था। बट घर वालों को तो नहीं दिखा सकते थे कि नहीं बेटा अब ऐसे तो, मतलब इतने छोटे भी नहीं है सर, अब आप समझ सकते हो। सही बात है। तो अब घर वालों का मुंह लटक गया, लेकिन कि अरे यार बच्चे का रह गया सिलेक्शन, बच्चे की मेहनत खराब हो गई। तो फिर मैंने कि मम्मी कोई बात नहीं, हलवा तो खिला दो, हलवा तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। So, welcome dear friends. With me I have Mr. शुभम गुप्ता। शुभम गुप्ता 2019 बैच के एमबीए पास आउट हैं और संभल जिले यूपी से बिलोंग करते हैं। शुभम जो है एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और 2019 में अपना एमबीए करने के बाद से ही जॉब कर रहे हैं, बल्कि ये जॉब उससे पहले से कर रहे थे। तो आज हम शुभम की सक्सेस स्टोरी, इनके सक्सेस जर्नी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि एक वर्किंग प्रोफेशनल किस तरीके के चैलेंजेस फेस करता है जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आईबीपीएस एसओ की तैयारी करता है। तो शुभम, स्वागत है आपका आज इस सेशन में। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छी फीलिंग है और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सब एक सक्सेस का जो स्वाद है वो चखें जल्दी से जल्दी। तो शुभम, बहुत। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाहूंगा कि शुभम ने सक्सेसफुली क्रैक करा आईबीपीएस एसओ का मार्केटिंग ऑफिसर का एग्जाम। और ये आपका मेरे ख्याल से सेकंड अटेम्प्ट था या थर्ड अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था सर, सेकेंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड था। तो शुभम, शुरुआत से अब शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हमको आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएं। सर बेसिकली मैं संभल जिले का रहने वाला हूँ, तो मेरी स्कूलिंग संभल से ही हुई है, फर्स्ट से लेकर 12th तक सरस्वती विद्या मंदिर। देन आफ्टर दैट ग्रेजुएशन किया था सर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स में, जिसमें मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। और हमारे कॉन्वोकेशन में मिस्टर अब्दुल कलाम सर आए थे, ऑनरेबल कलाम सर। एंड आफ्टर दैट 3 साल जॉब किया सर एज अ फील्ड सेल्स एसोसिएट, हार्ड कोल्ड फील्ड सेल्स जो होती है उसमें। कंपनी थी केमिकल कंपनी, उसमें मैंने काम किया था, मुरादाबाद टेरिटरी का मैं पूरा बिजनेस संभालता था। बट एनी हाउ कुछ हो नहीं रहा था आगे, बैंक की तैयारी भी कर रहे थे, कोई एग्जाम भी नहीं कर रहे थे। तो फिर एनी हाउ हमने एमबीए का प्लान करा कि हाई ग्रोथ तो एमबीए के बाद ही मिल सकती है। मार्केटिंग एंड फाइनेंस मेरा डुअल स्पेशलाइजेशन से एमबीए था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। वहां पे फिर एमबीए में क्योंकि फाइनेंस कभी पढ़ी नहीं थी, तो मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों नेट से दोनों में काफी इंटरेस्ट आया। फिर 94 परसेंटाइल मैंने अचीव किया सर एमबीए में एनी हाउ। फिर जॉब स्टार्ट हो गई एमबीए के ड्यूरिंग। सर मैंने 2018 दिसंबर वाला नेट एग्जाम भी क्लियर किया था मैनेजमेंट में। एंड आफ्टर दैट एग्जाम जॉब स्टार्टमेंट हो गई। पहली जॉब Room.in गुड़गांव में लगी सर, उसके बाद फिर इंडिया मार्ट, फिर उसके बाद अभी फ्लिपकार्ट में हूँ। ऑल ओवर सर 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। पिछले 3 साल से इस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ सर। और 3 साल में से 2.5 साल से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें आपका गाइडेंस मुझे मिला है टाइम टू टाइम। और मतलब मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं था, आपको फोन करने से पहले 1 मिनट भी नहीं सोचना पड़ता था, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत अच्छा मिला है मुझे स्टार्टिंग से ही। कोर्स भी आपका मैंने 2 साल से ले रखा था। बाकी सपोर्ट तो मतलब जो स्टूडेंट आप में जुड़े होंगे उन्हें पता ही होगा सर, उसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है, फुल सपोर्ट रहता है आपकी तरफ से। सो ये है सर। फैमिली में मेरी फादर अभी एक्सपायर हुए सर 5 महीने पहले। फादर मेरे सेल्स टैक्स में नायब तहसीलदार के पोस्ट ओके, पे थे। तो सॉरी वो टू हियर अभी दैट। जुलाई 2021 में ही सर रिटायर हुए थे, बट थोड़ा किडनी इशू था ज्यादा, और इस वजह से उन्हें कोविड भी था तो वो रिकवर नहीं कर पाए, और सितंबर 2021 में अभी वो एक्सपायर हुए हैं। और बाकी घर पे सब मदर हैं, वो हाउसमेड है और हाउस मेकर हैं। दीदी हैं वो, एक दो सिस्टर है मेरी, एक की सिस्टर की शादी हो चुकी है, एक सिस्टर भी अनमैरिड है, वो दोनों ही बड़ी हैं मेरे से। और बाकी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था 2 साल से, तो मैंने उसका भी भरपूर यूज किया है सर। तो शुभम, जैसे कि आपने बोला कि एमबीए करने के बाद आपने नेट की भी परीक्षा लिखी है, यस सर। और एक तो एजुकेशन वाला रिसर्च वाला बात हो गया, और दूसरा आप चूंकि जॉब कर रहे थे जो कि हार्डकोर मार्केटिंग और सेल्स में ही था, तो आपने एसओ का भी एक पाथ ऑप्ट करा। यस सर। तो आपको क्यों ये मार्केटिंग में एसओ, बैंकिंग में एज एन एसओ मार्केटिंग वाला जॉब प्रोफाइल इतना ल्यूक्रेटिव आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी? सर थिंग इज दैट मैं अब तक जिस कंपनी में रहा हूँ, ई कॉमर्स थी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, वहां पर एक लिमिटेड क्राइटेरिया होता है सर। जबकि बैंक में एसओ की मार्केटिंग की जो प्रोफाइल है बहुत डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल है सर। यहाँ पे हम तरह तरह के एमएसएमई से मिलेंगे, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेंगे, डिफरेंट लोकेशंस पे वर्क करेंगे, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन कर पाएंगे।
सो हमारा एक जो होता है ना सर, ग्लोबल माइंडसेट हमारा सेट होगा इससे। एक हम एक लिमिटेड एरिया में वर्क नहीं करके, एक ऑफिस की जॉब नहीं करके, क्योंकि ये फील्ड सेल्स भी है सर, ई कॉमर्स भी है, इसमें हर चीज का मैं अपनी यूटिलाइजेशन कर पाऊंगा सर अपना, ऐसा मुझे लगता है। तो चूंकि आप शुरुआत से ही वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं, जब से आपने अपना पहला अटेम्प्ट दिया और अब जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया, थ्रू आउट यस आप एक वर्किंग प्रोफेशनल रहे हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि सेल्स की जो जॉब होती है बहुत डिमांडिंग होती है। कहने की बहुत बात सर। होती है कि लॉकडाउन में मैंने पढ़ाई कर ली, बट मुझे पता है कि मंथ एंड में तुम्हारे संग क्या हुआ होगा, क्वार्टर एंड बिल्कुल में, सर। ईयर एंड में तुम्हारे पास कितना प्रेशर होगा। तो एज अ मेंटोर, एज अ फैकल्टी, या फिर एज अ जनरल ऑडियंस, अगर मैं समझना चाहूँ कि एक जॉब करने के साथ साथ, फुल टाइम सेल्स का जॉब करने के साथ साथ, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और वो चैलेंजेस आपने ओवरकम कैसे किए? सो द मेन पार्ट इज टाइम मैनेजमेंट। अगर टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा एक मैनेजमेंट के कैंडिडेट का, तो फिर कुछ भी वो मैनेज नहीं कर पाएगा सर। टाइम मैनेजमेंट ही है सर, क्योंकि फैमिली को भी देखना था, फादर की तबीयत भी खराब थी, ऑफिस का भी प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था, इंडिया मार्ट और भी अदर कंपनी जो सेल्स के लिए बहुत ज्यादा उनके टारगेट्स होते हैं, प्लस कस्टमर की जरा सी भी कंप्लेन आ जाए तो आपका तो मतलब कुछ भी हो सकता है आपके साथ, बिल्कुल अनस्टेबल जॉब होती है। तो वो सब चीजों के बावजूद सर एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन तो था सर, जो मुझे हमेशा एक पीछे से रॉकेट की तरह मेरे पीछे लगा रहता था कि नहीं नहीं कुछ तो करना है, ऑर्बिट तक तो पहुंचना है, नहीं हाँ। तो वो सर एक बूस्ट करता है, प्लस फैमिली सपोर्ट सर बहुत ज्यादा रहता है। मेरे फैमिली वाले मुझे कभी ज्यादा मतलब, उन्हें पता रहता था कि हाँ इसका ये पढ़ने का टाइम हो गया है, वो मुझे ज्यादा रात में परेशान नहीं करते थे। ऑफिस आवर्स के बाद मैं 4-5 घंटे निकाल लेता था सर ऑन डेली बेसिस। मॉर्निंग में भी कभी कभी उठ के पढ़ना होता था, बट ज्यादातर मैं रात में लेट नाइट मुझसे पढ़ाई आसानी से हो जाती है, क्योंकि शांति होती है। तो वो चीज है। बाकी सर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए मैं यही बोलूंगा सर कि आपको डेडिकेशन के साथ अगर करना है तो आप कर पाएंगे, और ज्यादा नहीं, आप 1 साल कंप्लीट दे दीजिए प्रिपरेशन को, आपका इजीली क्रैक हो जाएगा एग्जाम। ये एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं आता जो आप नहीं जानते हो, मार्केटिंग से अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पहली अंडरस्टैंडिंग तो मुझे ये आई कि आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छा करा, आपने अपने पढ़ाई का टाइम आपने निकाला अलग से, ताकि इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है, मुझे जॉब भी करनी है, और जॉब के बाद कैसे ना कैसे करके मैं इतना टाइम निकालूंगा ही। तो एक इनपुट तो ये निकल के आया कि टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है, आपको समय निकालना ही पड़ेगा। अब आता है दूसरा मुद्दा, टाइम तो निकाल लिया, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कोई प्लान है नहीं है पढ़ाई का, उसके बारे में कुछ बताएं। यस सर। सो स्टार्टिंग में सर जब मैंने 2019 में इसके सब्जेक्ट का सिलेबस रिसर्च किया था, तब मैंने देखा कि वो सिमिलर है नेट के सिलेबस के, और उसका 50% भी नहीं है। तो नेट का मुझे तो बहुत वहाँ, वास्ट सिलेबस है। हाँ तो उस टाइप उस मतलब उस क्राइटेरिया को देखा जाए तो सर वो मेरे लिए काफी इजी रहा स्टार्टिंग में उसको कवर अप करना। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके मैं टच में था, आपको भी पता है सर कि मैं बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में था, और मुझे लगता था कि अरे सर ये तो बहुत आसान पेपर है, मैं कर लूंगा। बट एनी हाउ एक नंबर से मात्र रहने पे बहुत दुख हुआ था सर। 1 साल नहीं 2 साल खराब किए हुए थे, और घर वालों की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। बट एनी हाउ इस बार मैं सर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड था, कूल एंड काम था, मैंने बहुत अच्छे से चीजों को स्ट्रीमलाइन किया। और प्लस मैं यही कहूंगा सर कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा डेडिकेशन चाहिए होता है, और मोटिवेशन तो सर हमेशा आपका मिल ही रहता है टाइम टू टाइम। तो जैसे कि आपने बताया आपका सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एक नंबर से चूक गए, यस सर। उसके बाद अपने आप को कैसे आपने इकट्ठा करा और दोबारा से यू केम अप विद फुल फोर्स एंड देन यू सेड कि नहीं, इस बार आर्या पार सर तमाम। इसके पीछे ना एक छोटी सी सर स्टोरी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। बताओ बताओ। पिछले साल सर जब रिजल्ट आने वाला था ना 1 अप्रैल को, तो मैंने अपने पूरे घर में सबको बता दिया, मम्मी आज रिजल्ट आ रहा है, और बस आज हलवा बना दो सुबह सुबह, सूजी का हलवा मेरा फेवरेट है हलवा सर। बांटेंगे आज। अरे मम्मी हलवा बनना चाहिए आज, सूजी का हलवा। सुबह हमने मम्मी से बनवा लिया, पापा भी बहुत खुश थे उस दिन। रिजल्ट आ गया 10 बजे तक, और आपको पता ही रिजल्ट में नहीं हुआ सिलेक्शन। तो अब मेरा तो मूड खराब हो ही गया था, बट घर वालों को तो नहीं दिखा सकते थे कि नहीं बेटा, अब ऐसे तो मतलब इतने छोटे भी नहीं है सर, अब आप समझ सकते हो। सही बात है। तो अब घर वालों का मुंह लटक गया, लेकिन कि अरे यार बच्चे का रह गया सिलेक्शन, बच्चे की मेहनत खराब हो गई। तो फिर मैंने कि मम्मी कोई बात नहीं, हलवा तो खिला दो, हलवा तो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। सही बात है, बन तो गया ही है कम से कम। तो हमने बोला मम्मी कोई बात नहीं, अगले साल करेंगे, और अगले साल हलवा नहीं और इससे अच्छी चीजें करेंगे। और हुआ सर, बट एक दुख भी है कि पापा के सामने नहीं हो पाया सिलेक्शन। बट आई थिंक वो ऊपर से देख रहे होंगे सर। कई बार क्या है कि हम
चीजों को जब चाहते हैं वो तब नहीं मिलती, और उसके बाद जब मिलती हैं तो उसकी कदर समझ में आती है। और मुझे लगता है यही लाइफ का लर्निंग भी हमारे लिए है कि हमेशा हमारी प्लान के हिसाब से चीजें नहीं होती, बट वही है कि जब होती हैं तो हमको रियलाइज होता है कि हमने एक्चुअली में इसके लिए इतनी मेहनत करी है, तब हमको मिली है चीज। लाइफ लाइफ इज ऑल अबाउट सर चैलेंजेस, और आप यस। उन्हें कैसे ओवरकम करते हो, बस यही है सर। जैसे शेयर मार्केट में होता है ना सर, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल, बस यही लाइफ है सर। अच्छा शुभम, आपका स्कोर मुझे बताओ कि 60 में से कितना मार्क्स आप इस बार आपको मिले हैं रिटन एग्जाम में, मेंस में? सर मेरे रिटर्न में 60 में से हैं 23। एक्चुअली और इस बार मैंने सर जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरा था, अच्छा, आप ईडब्ल्यूएस के एलिजिबल हो गए, और तो इंटरव्यू में ईडब्ल्यूएस का मार्क्स मुझे कट मिले हैं ऑफ सर 17। फिर भी तो बहुत बढ़िया मिल गया आपको। यस सर, बस अच्छा हुआ सर इस बार। नहीं नहीं, अच्छा आपने, मेरे को लगता है मैंने आपका मॉक लिया भी है 1 या 2 बार। आपने 2 बार मॉक लिया था, लास्ट ईयर भी लिया था 2 बार, इस बार भी आपने, इस बार एक बार पाया था। इस बार बट तो मेरे पास इतने सारे कैंडिडेट्स थे, हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स। आई रिमेम्बर मैं सुबह उठता था 8 बजे और रात के 10 बजे तक मैं इंटरव्यू ले रहा था। नींद में भी मेरे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, नींद में मेरे को सपने में आ रहा है कि मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बच्चे आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक तरीके से मैं एक ग्रुप में हो गया था, सुबह उठता, इंटरव्यू लेता, रात को सो रहा था, बीच में क्या होता मुझे होश ही नहीं था। आई वाज सो बिल्कुल सर, एंटैंगल्ड दिस टाइम। आपकी सर मोनोपोली है ना इसमें, तो इसलिए। नहीं, इट्स, आई थिंक इट्स म्यूचुअल। आप लोग इतना रिस्पेक्ट करते हो और इतना इज्जत देते हो, और उसके लिए फिर हमारे लिए भी चैलेंज हो जाता है कि आई हैव टू लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस आल्सो। कोई स्टूडेंट ये ना बोले कि मैंने सर को फोन किया, उठाते नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करते, मेरे डाउट क्लियर नहीं करते, तो मुझे वो पसंद नहीं है। अगर भले ही मैं ऑनलाइन मोड में अवेलेबल हूँ, भले ही वीडियो कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सेसिबल नहीं हूँ। तो ये है कहानी। नहीं, मेरा फोन तो आपने हमेशा उठाया सर, आपने भले ही ये कह दिया हो मैं क्लास में हूँ, बट उठाया जरूर मैं है। सभी को उठाता हूँ, सबको बोल देता हूँ आधे घंटे में कॉल कर ले, बाद में कॉल कर ले, टेक्स्ट कर देता हूँ। अब आते हैं शुभम कि जब आपने तैयारी करी तो आप Yes, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल थे, आपने अपने रिसोर्सेज बांटे, आपने अपने स्टडी मटेरियल को कैसे अरेंज करा? आपका अप्रोच क्या था मेंस का तैयारी करने का, कि कैसे आपने नॉलेज एक्वायर करी, रिवाइज करा, क्या किया बेसिकली आपने? सर बेसिकली मैंने मेंस की तैयारी मैंने प्री से पहले स्टार्ट कर दी थी सर, क्योंकि मेंस का बहुत वास्ट सिलेबस है। और अदर यूट्यूब चैनल भी हैं सर जिन्होंने मुझे थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, अलग अलग चीजें बताई। जैसे और भी यूट्यूब चैनल जिन्होंने मुझे बताया कि इसमें एचआर भी आएगा, इसमें से फाइनेंस भी आएगा, इसमें ऑपरेशंस का भी पूछते हैं। तो वहां से मुझे थोड़ा मिसगाइड हो गया था, इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए पढ़ाई कर ली थी। बट एनी हाउ मुझे लगा कि नहीं इतना नहीं है, फिर मैंने आप ही का फिर फॉलो किया फाइनली। और स्टार्टिंग से मैंने नोट्स तो बना रखे थे, आपका एक अड्डा पे कोर्स था पहले, तो मैंने 2019 में अड्डा वाला कोर्स आपका अरेंज किया। फिर 2020 में मैंने आपका जेसी एकेडमी का कोर्स फुल 1 ईयर वाला परचेज किया था, टेस्ट सीरीज भी उसी से लगाई थी सर, इंटरव्यू बैच भी लिया था। और पिछली बार इंटरव्यू में 15 नंबर आए थे, बट इस बार 17 दे दी उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। बट हाँ सर, इतना मैं कहूंगा कि स्टडी मटेरियल इतना हार्ड नहीं है इसके लिए अरेंज करना, बहुत इजीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, वैसे अवेलेबल है। बाकी अगर किसी को टाइम वेस्ट नहीं करना है, और मैं भी यही प्रेफर करूंगा किसी को कि टाइम वेस्ट ना करें, सर का कोर्स ले लें, और उसमें सब कुछ अवेलेबल है A to Z। पर्पस ये है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो आज की डेट में देखो कंटेंट इकट्ठा करना, मटेरियल इकट्ठा करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। आप अमेजोन में जाके दुनिया जान की कोई भी किताब ऑर्डर कर लीजिए, खुद से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, या यूट्यूब पे आप एजुकेटर्स को फॉलो करें, लेकिन उससे क्या है, फ्रैगमेंटेड तैयारी से तैयारी हो नहीं पाती। ये सर है मेरे पास कॉटलर 17th एडिशन 15th हाँ, एडिशन है, बट मैं उन्हें पढ़ा ही नहीं पाया आज तक। तो वो मैंने होता क्या आपका है। कोर्स पढ़ा और मैं एग्जाम दिया आया। लेकिन इस बार उल्टा हो गया कि इस बार कोटलर ज्यादा आ गई, तो इसमें थोड़े हाँ। नंबर मेरे कम भी हो गए। लेकिन मैंने क्विज में डाल रखे थे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। हाँ सर, वो मुझे उससे हेल्प मिली है 100%। उस अगर आपने वो भी लगाए होंगे तो भी आपका स्कोर बन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यस है। सर, यस सर। तो आपको क्या लगता है कि एज अ वर्किंग प्रोफेशनल अगर किसी के पास दिन के सिर्फ 2 या 3 घंटे ही हैं, तो उसको अपनी तैयारी कैसे प्लान करनी चाहिए? फ्रैंकली बता रहा हूँ, अगर तो आप फ्रेश पास आउट है एमबीए से, आपके पास नोट्स होंगे, किताबें होंगी, आपके पास समय भी है, तो किताब आप आराम से पढ़ो, साल लगाओ, 6 महीने लगाओ। अब जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि काम से आने के बाद वो मोटी सी किताब खोलने के बाद पढ़ने का नहीं बन पाता सिस्टम। आप 2-4 दिन तो कर सकते हो, बट रेगुलर डे ऑन डे बेसिस पे वो नहीं हो पाता। तो आपका क्या यहाँ पे इनपुट है कि क्या किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं कंटेंट को, रिसोर्सेज को?
सर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी टिप ये है सर कि अगर वो अपने वर्किंग प्रोफेशनल से पहले मैं एक एमबीए के ग्रेजुएट्स के लिए बोलना चाहूंगा जो अभी एमबीए कर रहे हैं या फाइनल ईयर में है, और अगर वो इसका प्लान कर रहे हैं तो मैं उनसे ये बोलूंगा कि बहुत टाइम होता है एमबीए वाले स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के पास कॉलेज की पढ़ाई तो 3 महीने में खत्म कर सकते हैं, अब जाके हमें लग रहा है हमने भी 2 साल में पढ़ी है, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम 2 महीने में खत्म कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं है सिलेबस कॉलेज का। तो मैं बच्चों से ये कहूंगा कि आप लोग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन इसकी। और बाकी तो आपकी भी जब एग्जाम की नोटिफिकेशन आता है तो आपका भी यूट्यूब पे और डेली सेशन आते हैं, और भी काफी सारा कंटेंट है भरा पड़ा है यूट्यूब पे और अदर फ्री कोर्सेज में। बट मैं यही कहूंगा कि ज्यादा इधर उधर के चक्कर में ना पड़े, एक सिंपल सा एक ही चीज को फॉलो करें, और एक चीज के लिए कई सारी चीजों को, कई सारी बुक्स को, कई सारे चैनल्स को रेफर ना करें, उससे आपको मिसगाइड होगा। जैसे हम भी करते थे, हमने स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम की थी कि टेलीग्राम पे 50 ग्रुप बने हुए थे, हर ग्रुप में हर क्वेश्चन का अलग अलग आंसर है, तो उससे हम लोग फिर टीचर को परेशान करते थे कि सर इसका आंसर वहां पे ये है। आपने भी इस चीज को डिफिकल्टी फेस की है सर कि बच्चे आपसे पूछते थे उल्टे सीधे क्वेश्चन की, सर ये सा आंसर टेलीग्राम ग्रुप में ये आया था। तो मैं ये कहूंगा कि ये सब चीजों से बचें और किसी की भी राय सलाह ना माने सिवाय टीचर के। या फिर अपना दिमाग लगा के अपना तैयारी एक सिरे से करें। बिल्कुल सर, ये जो क्योंकि ग्रुप में 10,000 बच्चे हैं, उन 10,000 में से कितने बच्चे कर रहे हैं वो आपको भी नहीं पता, वो हम मुझे भी नहीं पता, और उसमें से कौन मजे ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। वर्किंग एक्सपीरियंस भी है वो पुराने जो बैंक में है, बट वो हेल्प करते भी है, कई बार नहीं भी करते। कितने बच्चों की हमने भी हेल्प की है सर इस बार, क्योंकि आपने बोला था कि हाँ पुराने बच्चे हैं कुछ पिछले साल वाले, आप उनसे हेल्प कर सकते हो। मैंने पर्सनली काफी बच्चों की हेल्प की, बट मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उन्हें मिसगाइड भी कर रहे थे। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि आप कृपया किसी की हेल्प लेने से बचें, और सिर्फ टीचर को ही एक वन स्टॉप सोल्यूशन मान के उनसे सारे क्वेश्चन पूछें। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी रैंडम ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। सामने वाला कौन है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, कई बार तो बच्चे अपने नाम भी अजीबोगरीब रख लेते हैं, तो ऑफ आपको कोर्स पता आपने ही नहीं देखे ग्रुप में। रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, सही बंदा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि गलत आदमी रिस्पॉन्ड कर रहा है, यू नेवर नो। ऑफ तो कोर्स एक ऑथेंटिक सोर्स होना बहुत जरूरी है जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, जिसको आप फॉलो कर सको। अच्छा शुभम, अब ये बताओ, रिटन वाज सॉर्टेड, कोर्स था तुम्हारे पास, सब कुछ सॉर्टेड था, इंटरव्यू के लिए 17 नंबर 20 में से लेके आया, तो इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी इस बार की, इस बार क्या सोचा, क्या तैयारी करी? सर लिटरली बताऊं तो इस बार इंटरव्यू की तैयारी तो मैंने आप ही के साथ करी थी, पिछले साल भी आपके साथ ही की थी। आपने पिछले साल भी बहुत विशेष दिए थे, इस बार भी हर वर्ग के विशेष आपने दिए थे। बट इंटरव्यू की खास तैयारी मतलब सच बताऊं तो मैं जैसे ही इंटरव्यू के लिए पहुंचा था ना सर, इंटरव्यू रूम में, मतलब जेबीआर ग्रैंड में, मेरा लखनऊ में होटल में इंटरव्यू था, मेरा बैच था 1:30 बजे वाला, बट मैं 12 बजे ही पहुंच गया सर, और 12:30 बजे तक मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं बाहर आ गया था। इतनी जल्दी, सुपर फास्ट इंटरव्यू? बच्चे नहीं आए थे सर, बहुत बच्चे एलिजिबल नहीं थे, तो उन्हें इंटरव्यू नहीं देने दिया जा रहा था, पैनल खाली बैठे थे। मैं गया, मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं 12:30 बजे तक बाहर आ गया पता नहीं चला सर कैसे इंटरव्यू। मैं उनसे बोल रहा हूँ सर मेरे को शीशा देखना है, बोले नहीं शीशा भी कुछ नहीं, आप चले जाइए अंदर, चले जाइए, वो आपका जाओ इंटरव्यू हो भैया गया। जाओ, खाली बैठा है पैनल, निपट लो। मैं ऑटो से उतरा और मैं अंदर पहुंचा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, मेरी टाई भी सही नहीं थी। मैंने उनसे अंदर में जब मैं घुसा रूम में, तो एक वो थे पानी वाले भैया, मैंने भैया मेरी टाई सही कर दो, उन्होंने मेरी टाई सही करी। तो क्या क्या पूछा आपने, कैसे आंसर दिया? पर उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछा मार्केटिंग के एसेंशियल्स क्या होते हैं, उन्होंने मुझसे और कुछ पूछा ही नहीं। मार्केटिंग के एसेंशियल क्या होते हैं, तो मार्केटिंग एसेंशियल एक ऐसा टर्म था कि उसमें सब कुछ मुझे बताना पड़ा उन्हें। उसका आंसर मैंने 1.5 से 2 मिनट की ड्यूरेशन में दिया उन्हें, और उससे वो इतने सेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने उसके बाद अगला क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं। बस उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ से आते हैं, आपका संबल में क्या होता है, फादर क्या करते थे, आपकी हॉबीज क्या है, और बस बोले ओके आप चॉकलेट खाएंगे। मैंने कि बिल्कुल सर चॉकलेट लेके आया, आपने बोला था लेके आना जरूर तो मार्केटिंग के एसेंशियल्स में क्या बताया आपने? मार्केटिंग एसेंशियल में हमने सबसे पहले उन्हें बताया कि सर मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सर जो मार्केटिंग है वो 4 P 7 Ps है फिर बस तो सर। 4 P 7 Ps में ही आपका काम हो गया, मार्केटिंग मिक्स। और 7 Ps और 4 Ps को यूटिलाइज करने के लिए सर हमारे पास बीसीजी मैट्रिक्स है, एनसॉप मैट्रिक्स है, और भी बहुत सारे स्केल्स हैं, वैल्यू चेन है। तो हम इन सबको यूज करते हैं इन 4 Ps के अकॉर्डिंग, कि हमें जैसे अगर पोजीशन प्रमोशन करना है तो फोर प्रमोशन के लिए भी सर हम अपना शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे, अपनी कंपनी का बीसीजी मतलब एक मैट्रिक्स तरीके से बनवाएंगे। आपने पूरा सिलेबस एक एक करके पिरो दिया आंसर। बहुत और बढ़िया। शॉर्ट में मैंने सर उन्हें समझाया, और आई थिंक उनको सही जाके लग गया। तो इस बार 1 पिछली बार अप्रैल को क्या हलवा बना था, क्या बना था फिर फाइनली? और इस बार तो 1 अप्रैल को मतलब
क्या बताऊं, 10-12 किलो तो सर बूंदी के लड्डू बने थे। क्या बात है, क्या बात है। मेरे तक नहीं पहुंचा एक भी लड्डू बेटा अब तक। आपके पास सर मैं पर्सनली आऊंगा ना झांसी। चलो और उसके इंतजार साथ रहेगा। में एक और अच्छी बात मैं बोलूंगा कि अगर कोई और एस्पिरेंट भी सेलेक्ट हुआ तो वो भी चाहे तो कर सकता है। मैंने अपने स्कूल से जहाँ मैं पास आउट हूँ सर, वहां पे मैंने एक स्टूडेंट को अडॉप्ट किया है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। और मैं उस स्टूडेंट का पूरा आगे तक का मैंने उसको बोला है कि बेटा आपको मतलब थोड़ा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से, तो मैंने उसका पूरा 1 साल की फीस प्लस ड्रेस बुक्स सब कुछ। और मैं चाहूंगा सर कि जो भी बच्चे हैं अगर सेलेक्ट हुए तो अगर वो करना चाहें तो बिल्कुल करें। एक छोटा सा इनपुट दूं यहाँ पर। यस सर। उस स्टूडेंट को हर महीने या हर 15 दिन कॉल जरूर करके पूछना कि वो क्या कर रहा है। ओके, हाँ मतलब थोड़ा पर्सनल गाइड उससे करूंगा। नहीं, बात वो अभी नहीं वो है। 9th क्लास में है सर। फाइनेंशियली सपोर्ट करने से हमारी, हमको लगता है कि हमने काम किया, लेकिन हमको ये भी तो इंश्योर करना है कि वो बच्चा उस चीज को कैसे यूज कर रहा है। तो मेरा एक छोटा फीडबैक यहाँ पर है कि उस बच्चे से टच बना के रखना, हर 15-20 दिन उससे बात जरूर करते रहना। और एक श्योर तरीके से एज अ गार्जियन उससे पूछते रहना कि बेटा क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है स्कूल में, कैसी पढ़ाई चल रही है, किस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है। उससे आपको भी एक फील आएगा। बिल्कुल सर। इवन हमारे स्कूल में ये कभी हुआ भी नहीं है, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने भी मतलब तो काफी खुश हो गए। उन्होंने मुझे काफी मतलब इस चीज के लिए बधाई दी, बोले आप पहली बार ऐसा कर रहे हैं, हमारे विद्यालय में कभी हुआ नहीं है। ये होता है दिल्ली वगैरह में, बहुत नॉर्मल चीज है। बट हाँ, अब हमें कुछ हम कुछ बने हैं सर, तो हम चाहेंगे कि और भी नहीं हमारे नहीं, जैसे बने जल्दी। बहुत अच्छी सोच है शुभम, और मेरे को बड़ा आनंद आता है आपसे बात करके, क्योंकि जब आप बात करते हो तो मुझे ऐसे लगता है नहीं है कि मैं किसी स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं किसी दोस्त से बात कर रहा हूँ। अरे थैंक यू सर। और ये एक बड़ा एक अच्छा इनपुट है, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइन होते हैं बात करते समय, और बिल्कुल ऐसा नहीं करते कि सामने वाला क्या सोचेगा क्या समझेगा मैं उस हिसाब से आंसर दूं। और ये खूबी आपके अंदर है जिसकी वजह से आपको 17 नंबर मिले। हाँ सर, कह सकते हैं सर। बस इसीलिए तुमको याद होगा जब तुम्हारा मॉक मिल लेते तो तुमको एक ही बात बोलता था, शुभम जो बोल रहे हो वही बोलो, लेकिन कैजुअली मत बोलना। थोड़ा सा हाँ ध्यान मैं रखना थोड़ा। कि ये फॉर्मल सेटअप है, तो थोड़ा सा आंसर को फॉर्मल रखना। बस मेरा एक ही हाँ इनपुट रहता था तुमको हर बारी कि शुभम इस बात का ध्यान रखना बस। हाँ सर, वो मैंने उसको बिल्कुल सर उसको एक्सेप्ट किया था। और अप्लाई भी किया था। चलो, आपसे बात करके मिलके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये सेशन हमारा जो है उन सारे यस वर्किंग सर। प्रोफेशनल्स के लिए बहुत काम में आएगा, जिनको ऐसा लगता है कि मेरी तो सेल्स की जॉब है या मार्केटिंग की जॉब है, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। जब आप जैसा कैंडिडेट जो कि एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखा, यूपी के एक यस सर। बहुत छोटे शहर के बैकग्राउंड से आ रहा है, और अपने दम पर इतना आगे निकल जा रहा है, और साथ ही साथ अपना जॉब भी कर रहा है, वो जब कर सकता है तो मुझे लगता नहीं कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। तो आप जैसे लोग बहुत ही एज एन इंस्पिरेशन सर्व करेंगे उन बच्चों को जिनको लगता है कि मैंने एमबीए तो कर लिया लेकिन मेरे को बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, काश अगर एक पब्लिक सेक्टर बैंक की जॉब होती तो मैं बहुत अच्छा कुछ कर लेता। सो योर वीडियो शुड सर्व द पर्पस टू इंस्पायर देम एंड टू मोटिवेट देम, एंड दिस इज व्हाट आई सी as the end benefit from this video. Thank you so very much for joining me in this session, and we wish you all the very best. जब ज्वाइनिंग मिले तो मुझे बताना, और अगर होगा तो मैं आऊंगा मिलने, तुम्हारे वहां के चाय और बूंदी के लड्डू तैयार रखना बॉस। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।